Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning to everyone. तो टॉपिक क्या थे? डेरिवेटिव्स ऑफ आईएस एंड एलएम का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इन दोनों को हमने अलग अलग से पढ़े थे। इनके ऊपर अलग से वीडियोस बने हुए हैं जो जब मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ाया था। तो आज हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आईएसएलएम मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही जो पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा रिवीजन कराऊंगा। तो ये आईएसएलएम मॉडल के जब अलग अलग डेरिवेटिव्स हमने पढ़े थे और आईएस किस तरह डिराइव होता है और एलएम किस तरह डिराइव होता है, ये दोनों तो क्लियरली पढ़ा था। तो आज हम आईएस एंड एलएम मॉडल को ही पढ़ाएंगे जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं। तो जब आईएस एंड एलएम का एंटर करते हैं और एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं तो वहां पे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। और यहाँ पे दो फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल्स हमारे अगर मनी सप्लाई में चेंजेस लाइक द जिसको हम मॉनेटरी सप्लाई कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं, और जिसको हम दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसीज। हमारे फिजिकल पॉलिसीज में चेंजेस आने से लाइक हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया या हमारे टैक्सेस कम कर दिया तो हमारे क्या करेंगे, आईएस कर्व क्या करेंगे, अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे एलएम कर्व में मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आने की वजह से ये अपवर्ड या डाउनवर्ड स्टार्ट करेगा। लाइक अगर हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत सारे फैक्टर्स है लाइक द बैंक रेट, लाइक द सीआरआर, एसएलआर, इनमें चेंजेस आने से हमारे अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशो अगर कम कर दिया तो हमारे एलएम कर्व क्या करेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। इसी तरह हमारे कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएंगे, एलएम कर्व कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मींस कि यह लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह इन दो पॉलिसीज में चेंजेस आने से आईएस कर्व और एलएम कर्व क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो जहां शिफ्ट करके एक पॉइंट पे मिलते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम को क्या होते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये आईएसएलएम मॉडल कर्व हिक्स एंड हेंसन ने 1937 में ये मॉडल दिया था। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे टॉपिक थे एग्रीगेट डिमांड। लाइक होता है इकोनॉमी में ऐसे जब हम होल पढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड एक होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई जो एक होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होते हैं, टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड एंड सर्विसेज। जितने भी प्रोड्यूसर्स ने गुड एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस चीज को खरीदते हैं, उसके ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, अपनी इनकम को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो उन सबको कंज्यूम करने के लिए लाइक कंज्यूमर करते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। तो ये जब सब हम सब इन सब को मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड करते बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन, सी रिप्रेजेंट फॉर कंजम्पशन, एंड इन्वेस्टमेंट, आई रिप्रेजेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड जी रिप्रेजेंट फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करते हैं, एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में से जो हमारे वैल्यू आ जाते हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड होते हैं। लाइक हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और लाइक इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू क्या आएंगे, प्लस में आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम कर लिया तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी में हम यहाँ से बेचते हैं तो उससे हम इनकम अर्न करते हैं, तो वहां से हम खरीदते हैं तो हमारे पैसा उनके पास चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पैसे की कमी पड़ जाती है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर भी क्या हो जाते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये अलग से टॉपिक है तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इस कंपोनेंट को अलग अलग कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले थे एग्रीगेट डिमांड के पहला
कंपोनेंट थे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं सिंपली हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। तो ये कंजम्पशन किस चीज के लिए होते हैं, डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स गुड्स लाइक द व्हीकल्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक फूड्स एंड ड्रिंक्स जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जैसे कि हमारे कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि नया प्लांट्स, नए इक्विपमेंट्स, नए बिल्डिंग्स क्या करें, दोबारा से खड़ा करें, और उससे कंज्यूमर गुड्स लाइक हम जैसे कि कैपिटल्स न्यू कैपिटल्स लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूमर गुड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी ये इकोनॉमी में भी क्या करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन वर्किंग कैपिटल्स सच एज वर्क ऑफ फिनिशियड। तो ये सब क्या थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थे, जो कि सेकंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग लाइक द गवर्नमेंट भी, जैसे कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, गुड एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। इसी तरह हमारे इन्वेस्टर्स भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं। दिस इज स्पेंडिंग ऑन द स्टेट प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स लाइक जैसे कि हॉस्पिटल्स, लाइक डेवलपमेंट, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं। लाइक दूसरे जो हम इलेक्ट्रिसिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैंने बोल दिया तो उसमें सब इंक्लूड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, रोड्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, और ये हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। तो जितने भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। लाइक पार्क जो होते हैं, गार्डन्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब इनके ऊपर गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करते हैं तो ये भी एक क्या बन जाते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स which include in the aggregate demand, one of the important component of aggregate demand हो जाते हैं। तो fourth and last point of aggregate demand is export of goods and services। लाइक हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम दूसरे कंट्रीज में क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मीन्स कि इनफ्लोस ऑफ डिमांड, यहाँ से वहाँ दूसरे कंट्रीज में सेंड करना इनफ्लोस होते हैं, इनफ्लोस ऑफ डिमांड जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हम जब अपने इन गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर की कंट्रीज में बेच देते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे इनकम रिसीव हो जाते हैं। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको अगर वो समझ में आया हो तो आप इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब हम इनकम वहां से रिसीव करेंगे तो हमारे ये क्रेडिट अकाउंट में चला जाते हैं। जब हम ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे, लाइक जितने भी हमारे पास इनकम है जो आया है हमने रिसीव किया है, उससे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करेंगे। इंपोर्ट्स मीन कि उनकी बाहर की कंट्री के फॉरेन कंट्रीज के, लाइक पाकिस्तान, अमेरिका एंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जितने भी न्यूजीलैंड, जितने भी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उनसे हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो हम उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करते हैं, वहां से परचेस करते हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज कहते हैं। जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो हमारे वैल्यू आ जाएंगे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमारे यहाँ से ज्यादा जा रहे हैं, वहां से हमें कम आ रहा है, ठीक है। वहां से ज्यादा आ रहे हैं इंपोर्ट्स और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। बाकी हमने एग्रीगेट सप्लाई तो हाल ही इस टॉपिक का हिस्सा है ही नहीं। तो इसके बाद हमारे जो एग्रीगेट डिमांड फॉल कैसे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस कैसे होते हैं। लाइक द fall in net
एक्सपोर्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड कैसे हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया हमारे एक्सपोर्ट से, हम एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल 10 कर रहे हैं, तो हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं, तो मीन्स कि हम ज़्यादा पेमेंट उनको कर रहे हैं, तो हमारे जब नेट एक्सपोर्ट में क्या आ जाएंगे? फॉल हो जाएंगे, तो ये एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस साल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पब्लिक गुड्स इन मैरिज गुड्स पे फॉर एग्जांपल 50% थे, ठीक, तो उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड क्या थे? फॉर एग्जांपल 100 थे। तो जब गवर्नमेंट ने एग्रीगेट जो होते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग होते हैं वो कम कर दिया, 50 से फॉर एग्जांपल 20 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होंगे? एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएंगे? 100 जो थे 100 से कम होके क्या आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल 70 पे आ जाएंगे, 50 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो होते हैं हायर इंटरेस्ट रेट, जितने भी हमारे बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, तो इन्वेस्टर्स हमेशा बैंक से लोन नहीं लेते हैं। जब बैंक से लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, तो हमारे कैपिटल्स जो होते हैं, कैपिटल जो होते हैं वो कम, न्यू जो प्लांट्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। जब ये चीजें कम होंगे, तो नया गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो भी, उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कि हमारे एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और तीसरे एंड फोर्थ पॉइंट इज डिक्लाइनिंग इन द हाउस होल्ड वेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। हमारे जो कंज्यूमर पार्ट्स है, अब हम कंज्यूमर पार्ट्स पढ़ेंगे कि कंजम्पशन पार्ट्स है, जब हमारे ही हाउस होल्ड जो वेल्थ और कॉन्फिडेंस जब कम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम कर देंगे। जब हम इन चीजों को डिमांड्स कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये सब थे एग्रीगेट डिमांड किस तरह डिक्लाइन हो जाते हैं। इसी तरह इसी का अपोजिट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमारे डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 70 रुपीज अभी है, ठीक। जब हमारे डिप्रिसिएशन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? हमारे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? देखो ना, तो जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएंगे, तो हमारे किसकी वजह से बढ़ेंगे? डिप्रिसिएशन के वजह से बढ़ेंगे। कट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, हमारे जो इकोनॉमी में टैक्सेशन जो है, उसमें डायरेक्ट टैक्स एक होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एक होते हैं। जब इन दोनों में कट करेंगे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम 5 लाख है, उसके ऊपर 10% है, तो वो इतना डिमांड नहीं कर सकते हैं। जब उसके इनकम में जो टैक्सेस जो थे 10%, वो 10% से 5% से फैलाएंगे, तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? उसका इनकम भी, जो पर्सनल इनकम जो रह जाते हैं लास्ट में, वो भी थोड़ा बढ़ जाएंगे। जब ये चीजें बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी क्या करेंगे? इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स भी जो हमारे ऊपर लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, अगर वो भी कम करेंगे, तो ये चीजें गुड्स एंड सर्विसेज हमें कम रुपीस पे मिलेंगे। तो जब हम कम रुपीस पे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं, अगर हमारे प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो हमारे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। इन जो तीसरा पॉइंट है, इंक्रीज इन होल्ड हाउस प्राइस, हमारे हाउस होल्ड प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से ये एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ क्रेडिट प्लस लोअर इंटरेस्ट रेट। जब हमारी इकोनॉमी में सप्लाई, जो क्रेडिट का सप्लाई क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और हमारे बैंक जो हमें लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कम रखेंगे, लो इंटरेस्ट रखेंगे, तो हमारे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू प्लांट्स को क्या करेंगे? खड़ा करेंगे। उससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। और इसी गुड्स एंड जब सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका जो प्राइसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली डिक्लाइन हो जाते हैं। जब ये इनडायरेक्टली डिक्लाइन हो जाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम भी साथ में शो किया हुआ है। तो जब हमारे एग्रीगेट फॉल इन एग्रीगेट डिमांड हो जाते हैं, तो ये AD1 से किस पे आ जाते हैं? AD3 पे आ जाते हैं।
और तब हमारे इनकम क्या होते हैं, Y1 होते हैं। जब हमारे फॉल होने से क्या हो जाते हैं, Y3 पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह जब हमारे इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आउटवर्ड शिफ्ट करके AD एग्रीगेट डिमांड 2 पे पहुंच जाते हैं। तो इसी से हमारे नेशनल इनकम भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये थे एग्रीगेट डिमांड, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड ये दोनों इनके कॉजेज से किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या इनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे और आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा से थे। तो लास्ट जो हमने आज पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद द ISLM कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। लाइक हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीगेट ISLM मॉडल में इंटरेक्शन बिटवीन द IS कर्व एंड LM कर्व, जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो जब हमारे LM कर्व या कि मीन्स कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आने से LM कर्व क्या होंगे, आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे, मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो IS कर्व रिमेन कंस्टेंट रहते हैं। जब ये रिमेन कंस्टेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो हमारे नेशनल इनकम बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए अगर ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहा, अगर इस चीज को समझना है तो आप पहले से जो लेक्चर दिए थे फर्स्ट इसी का IS का डेरिवेटिव्स ऑफ IS का एंड डेरिवेटिव्स ऑफ LM का, उनको भी देखिए तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर होंगे। वहां पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो इससे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल LM कर्व एंड IS कर्व इंटरेक्ट E1 पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 पे। जब LM कर्व शिफ्ट करने से हमारे क्या हो गया, E2 पे इक्विलिब्रियम बन गया, तो हमारे वहां पे प्राइस लेवल भी क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी उसमें पढ़ा था कि इसमें एग्रीगेट डिमांड में। तो हम प्राइस लेवल भी क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। जब प्राइस लेवल डिक्लाइन हो जाते हैं तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे नेशनल इनकम भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब हमारे LM कर्व कांस्टेंट रहेंगे और हमारे IS कर्व क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे E1 से E2 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे नेशनल इनकम बढ़ जाएंगे। जब हमारे नेशनल इनकम बढ़ जाएंगे तो प्राइस लेवल तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएंगे तो हमारे इनकम क्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, Y1 से Y2 पे पहुंच जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड AD1 से AD2 पे पहुंच जाएंगे। तो यही जो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उनमें भी यही डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाकी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड हम दूसरे यूनिट्स को लेके फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। फिर अल्लाह हाफिज़।